दूसरे गांव का सरपंच नहीं पता लो। राजस्थान में 11,000 सरपंच इससे ज्यादा, इसलिए क्या है ये जानने के तो क्या ऐसे मैटर है, उसका कोई लॉजिक नहीं। हमने कल ये पढ़ना स्टार्ट किया था कि जैम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो जैम बनाने की प्रक्रिया में हम चर्चा कर ही रहते हैं। तो जैम के अंदर हमने ये पढ़ा कि हम फल लेते हैं, फलों का हम लोग चयन करेंगे, चयन करने के बाद में उनको धोएंगे, छोटे टुकड़ों में काट करके उनको उबालेंगे, ठीक है। उबालने के बाद में हम उसके अंदर जो है चीनी मिलाएंगे, मतलब उनका गुदा निकलने के बाद उसमें चीनी मिलाएंगे और पकाते समय सिट्रिक एसिड मिलाएंगे, अंतिम बिंदु परीक्षण कर लेंगे। अंतिम बिंदु जो परीक्षण आपने लिखा है, उस अंतिम बिंदु के सामने पहला पॉइंट लिखो कि अंतिम बिंदु का परीक्षण कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जैम तैयार हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, हम जो है रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस चेक करेंगे। रिफ्रैक्टोमीटर से हम लोग पता करेंगे कि क्या वास्तव में ये तैयार हो गया है क्या। तो उसके आगे लिखो, रिफ्लेक्टोमीटर से जब हम चेक करेंगे तो हम उसका टीएसएस चेक करेंगे, टीएसएस। तो उसका जो टीएसएस होगा वो होगा 68 डिग्री ब्रिक्स। तो एक तैयार जेम का टीएसएस होना चाहिए 68 डिग्री ब्रिक्स, पहला पॉइंट। दूसरा, हम लोग स्टूडेंट्स थर्मामीटर से तापमान चेक करेंगे, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर चेक करेंगे और उसमें टेम्परेचर आना चाहिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मामीटर से हम लोग तापमान चेक करेंगे और वो तापमान आना चाहिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जैम आपका तैयार हो गया। थर्मामीटर से तापमान चेक करेंगे और द टेम्परेचर ऑफ प्रिपेयर्ड जैम शुड बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उबलते हुए जैम का ही हम लोग अगर 105 तक पहुंच जाए इसका मतलब वो तैयार हो चुका है। इसके अलावा तीसरा पैमाना है, लाइन लिखो, तैयार जैम का अंतिम वजन, तैयार जैम का अंतिम वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। तैयार जैम का अंतिम वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। अपन बना लेंगे, आप टेंशन मत लो, अच्छा करेंगे अपन एक दिन, है। मेरी बड़ी इच्छा रहती है वीडियो बनाने की सही में, लेकिन स्क्रिप्टेड चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, एक्टर तो खड़ा है, स्क्रिप्ट ठीक है। तैयार जैम का अंतिम वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। अगर आपने उसमें 1 किलो चीनी मिलाई है तो जब पकाएंगे तब इसका 1.5 गुना रह जाए, 1.5 किलो वजन रह जाए। इसको वापस बता रहा हूँ, 1 किलो अगर आपने फलों का गुदा लिया है और 1 किलो माना कि चीनी ली, इन दोनों को जब पकाएंगे तो 1.5 किलो रह जाना चाहिए, समझ गए तुम, मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना वजन रह जाए। इसके अलावा अगला लिखो, ड्रॉप टेस्ट। ऐसे लिखो, ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट का मतलब होता है कि आपने उस तैयार जैम का, यानी उबलते हुए जैम का चम्मच से एक बूंद लेंगे और उसको आप एक किसी पात्र में या गिलास के पानी में डालेंगे उसको। तो चम्मच से आपने जैम लिया, उस जैम को आपने इसके अंदर डाल दिया, पोर कर दिया। इफ इट सेटल्स डाउन इन द बॉटम, अगर ये ठीक बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है सीधा तो तैयार है। अगर बीच में ही स्प्रेड हो जाता है इसका मतलब ये और पकाने की जरूरत है, समझ गए। मतलब ड्रॉप का मतलब जब जैम की ड्रॉप पानी के ग्लास में डालेंगे तो अगर ये नीचे जाकर के सेटल हो जाता है बॉटम के अंदर, इसका मतलब डन, बीच में तैर गया इसका मतलब अभी और पका। एक होता है शीट टेस्ट, शीट या फ्लेक टेस्ट, शीट या फ्लेक टेस्ट। शीट और फ्लेक टेस्ट से तात्पर्य है उबलते हुए फाइनल स्टेज पे जैम को हम ऐसे चम्मच से लेकर के नीचे गिराएंगे, ये चम्मच को बोलते हैं स्पून, ऐसे नीचे गिराएंगे। तो अगर इसमें से ये एक चादर नुमा गिरता है ऐसे, इसका मतलब डन, ताश नहीं गिरती जैसे ही। और अगर ये बूंद बूंद गिरता है इसका मतलब और पकाने की जरूरत है, इसको बोलते हैं शीट टेस्ट। क्या बोलते हैं, बस। तो ये आपका जैम तैयार हो गया, इतना ही। अब आप लोग लिखो जेली, लिखो जेली बनाने की विधि, टॉपिक डालो जेली बनाने की विधि। बेटा ऑनलाइन वाले, ये आपको क्या लिखना है, अंतिम बिंदु परीक्षण में आपको ये अंतिम बिंदु परीक्षण हम ऐसे पता करेंगे कि क्या वास्तव में जैम तैयार हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो यस, टीएसएस का मतलब होता है कुल घुलनशील ठोस, क्या होता है, टोटल सोलुबल सॉलिड। अब आपको लिखना है जेली बनाने की विधि या जेली बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ जेली मेकिंग, जेली, जेली बनाने की विधि। तो जेली बनाने की विधि में भी सेम उसी प्रकार से पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। तो आप लोगों को वैसे के वैसे पॉइंट्स लिखने हैं गाइस। जेम और जेली में कोई खास फर्क नहीं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जेम के अंदर हमने क्या करा, माना कि सेब का जेम अच्छा बनता है, हमने सेब लिए, उनको जो है धो करके छिलका उतार के छोटे टुकड़ों में काटा, थोड़ा पानी डाल के उबाला, उबलते समय चम्मच से ऐसे किया तो वो थोड़ा गूदा टाइप हो गया। अब उसमें चीनी मिलाएंगे और पकाएंगे, पकते समय सिट्रिक एसिड मिलानी है और 10 मिनट और पकाने के बाद में तैयार है वो। अंतिम बिंदु परीक्षण कर लो और फिर गर्मा गर्म को डब्बे के अंदर भरना है, ठीक है। अब हम जेली बनाएंगे। जेली कुछ नहीं होती, क्या होती है, जैम के अंदर तो था शक्कर प्लस फलों का गुदा, जेली के अंदर होगा फलों का रस प्लस चीनी। क्या होगी, फलों का रस निकालना है, उसमें पेक्टिन की जांच करेंगे क्योंकि पेक्टिन ही जमाता है उसको। तो जिन फलों में पेक्टिन ज्यादा होता है उसकी जेली अच्छी बनती है। तो फलों का रस प्लस चीनी, इसमें और कुछ नहीं। लिखो अब इसमें फलों के चयन करने को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स लेने हैं जिनमें पेक्टिन ज्यादा है, पहला तो सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद में उनको धोएंगे, धोने को बोलते हैं वॉशिंग। इसमें समझ जाओगे ना आप लोग। वॉशिंग के बाद में हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो कटिंग इनटू, CUTTING, कटिंग इनटू थिन स्लाइसेस, कटिंग इनटू थिन स्लाइसेस, कटिंग इनटू थिन स्लाइसेस। इसको छोटे टुकड़ों में काटते हैं,
कटिंग इनटू थिन स्लाइसेस, ठीक है। छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में पानी के साथ उबालेंगे, इसलिए लिख रहा हूं बॉईल। उबालने को क्या बोलते हैं? बॉईल करना। ऐसे लिखो बॉइलिंग विद वाटर। बॉइलिंग विद वाटर हिंदी में भी लिख सकते हो, पानी के साथ उबालना। मैं हिंदी बोलूंगा वो भी बिल्कुल एक्यूरेट ही बोलूंगा। फलों का चयन, धोना, छोटे टुकड़ों में काटना, पानी के साथ उबालना। जब मामला उबल रहा है उसी टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, जब उबल रहा है उसी समय आप लोगों को इसमें सिट्रिक एसिड मिलानी, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो सिट्रिक अम्ल मिलाना, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड। यानी कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, सिट्रिक अम्ल की मात्रा मिलाना, एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड। अब एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड के आगे लिखना है 2 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ फ्रूट, प्रति किलो फलों के हिसाब से। फलों का जो चयन कर रहे हैं अपन, उसमें आपको अध पके फल लेने हैं। अध पके से तात्पर्य है फर्मली राइप, फर्मली राइप यानी न ज्यादा कच्चे न ज्यादा पके हुए, मध्यम टाइप के पके हुए फल उपयुक्त माने जाते हैं। स्वच्छ ताजा मध्यम पके हुए फल यानी फर्मली राइप फ्रूट, अध पके फल। तो अध पके फल अपने को लेने हैं, ठीक है। उसके पीछे कारण थोड़ी देर आगे बताऊंगा। चले आगे। तो अब हमने सिट्रिक अम्ल मिला दी उसमें, फलों को लेके दो के छोटे टुकड़ों में काट के थोड़ा पानी डाल के उबाल रहे हैं। उबलते समय सिट्रिक एसिड मिला दो। सिट्रिक एसिड नहीं है सर, नींबू निचोड़ देंगे। क्या करेंगे? नींबू निचोड़ देंगे। तो ये सिट्रिक एसिड बोला मैंने, 2 से 3 ग्राम। अब आगे चलते जाओ। थोड़ी देर पकने के बाद में आपको रस को छानना है, स्ट्रेनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, स्ट्रेनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, रस को छानना। उसके आगे बढ़ो। क्या पहले वाला लिख लिया था? लिखो रस को छानना। तो हम उस जेली में जो हमारा मैटर उबल रहा था उसमें से हम लोग रस को छान रहे हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। तो जो भी गुदा है उसमें से हमने रस को छाना, रस को छान लिया, उसमें से बीज को और गुदे को फेंक दिया, रस को अलग ले लिया हमने, ठीक है, किसी बर्तन में। तो ये हमने रस को ले लिया। बताओ ये इसमें क्या है? इसमें रस है जिसमें पेक्टिन भी है, ठीक है। रस के अंदर पेक्टिन होता है। ये रस है, रस को छान लिए। अब इसमें हम लोग पेक्टिन की जांच करेंगे। क्या करेंगे गाइस? पेक्टिन परीक्षण, कि इसमें पेक्टिन कितना है। चलो पेक्टिन की जांच करते हैं, ठीक है। ये लो भाई पेक्टिन की जांच करेंगे। इसके अंदर पेक्टिन की जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पेक्टिन कितना है, इसको ठंडा होने दो। ठंडा होने दो। तो पेक्टिन टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो विधि है अल्कोहल विधि। क्या है गाइस? अल्कोहल, अल्कोहल परीक्षण या अल्कोहल विधि, अल्कोहल विधि। और एक आपके सामने जो है जिसको कहते हैं जेल मीटर द्वारा, जेल मीटर। 2 तरीके आपके सामने, जेल मीटर और ये। मार्केट में अल्कोहल मिलता है या स्प्रिट मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? अल्कोहल या स्प्रिट मिलता है। एक किसी बीकर में या कटोरी के अंदर आपको 1 चम्मच रस लेना है, ठंडा किया हुआ। 1 चम्मच रस ले लिया, 1 चम्मच रस, 2 चम्मच अल्कोहल मिलाने, 2 चम्मच अल्कोहल मिला दिया इसमें। इसको हिलाना है। हिलाने के बाद में उसको ऊपर से देख रहे हैं अपन। अब इस कटोरे को ऊपर से देख रहे हैं, तो इसके अंदर पेक्टिन जो होगा वो ठोस अवस्था में आ जाता है, ठोस आ जाएगा। अगर वो पेक्टिन बीच में गुच्छे के रूप में बन जाता है, एक लंप के रूप में, इसका मतलब पेक्टिन गुड, ठीक है। अगर वो छोटे छोटे 2-4 टुकड़ों में आ जाता है, इसका मतलब मीडियम, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे फुदकियों के रूप में रहता है, इसका मतलब वो कम है, ठीक है। फुदकियां का मतलब होता है, 12वीं किताब में लिखा हो, छोटे छोटे बूंद टाइप में फुदकियों के रूप। एक तरीका तो यह है। अगर अच्छी मात्रा है तो ये लो मीडियम, बिल्कुल बीच में एक वो बन जाएगा। अब जेल मीटर के द्वारा भी हम लोग करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या सीन है। एक टेबल बना रहा हूं यहां पे तो मैं लिख रहा हूं एल्कोहल परीक्षण, यानी एल्कोहल टेस्ट जो अपन ने किया था उसमें हमें पता चला कि अच्छी मात्रा में है। क्या पता चला? अच्छी मात्रा। अच्छी मात्रा का मतलब क्या हुआ? बीच में ठोस ढेले के रूप में अच्छी मात्रा, 2-3 छोटे छोटे ढेले, मध्यम मात्रा, मध्यम मात्रा, बिल्कुल छोटी छोटी फुदकियां, निम्न मात्रा या कम मात्रा, निम्न मात्रा। इसके अलावा बहुत कम मात्रा, एक और होता बहुत कम का मतलब बिल्कुल कम मात्रा है। तो ये तो हमें अल्कोहल टेस्ट में पता चला, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हमें जेल मीटर में चेक करेंगे। तो जेल मीटर जो होता है उसमें पाठ्यांक रीडिंग आती है। जेल मीटर पाठ्यांक, पाठ्यांक। जेल मीटर एक छोटी सी कांच की नली होती है, ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से संकरी होती है। ऊपर से 0.75 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, नीचे से 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी। उंगली और अंगूठे से उसको ऐसे पकड़ना रहता है, नीचे की उंगली से उसको बंद करना रहता है। अब उसकी ठंडी की हुई रस की 2-4 बूंदे इसमें डाली जाती है और 1 मिनट के लिए नीचे से उंगली छोड़ के उसको टिप 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 गिरने देते हैं। जेल मीटर के ऊपर फिर रीडिंग आ जाती है, उसको नोट कर लेते हैं। जेल मीटर में इतनी रीडिंग आ रही, मीटर है वो, तो रीडिंग आ जाती है उसमें। रीडिंग आपके सामने आएगी 1.25, 1.0, 0.75, 0.5। समझ रहे हो? ये रीडिंग आ गई। अब ये रीडिंग कितनी भी आ सकती है, इनमें से कोई भी एक आएगी, मेरे कहने का मतलब। अब कितनी चीनी मिलानी है अपने को, तो वो यहां पर आएगा, चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा पर लीटर जूस या पर लीटर जो एक्सट्रैक्ट। 1 लीटर जो जूस होगा उसके अंदर हम कितनी चीनी मिलाएंगे?
अगर अच्छी मात्रा है या 1.25 है तो आपको 1.25 किलो चीनी मिलानी। कितनी मिलानी? 1.25 किलो। मध्यम मात्रा या एक रीडिंग आ रही है, इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट करते हैं, ठीक है? ये दूसरा टेस्ट दो ये द्वारा। अगर एक आ रही है तो 1 किलो चीनी मिलानी है। 0.75 आ रहा है तो 750 ग्राम चीनी मिलानी है। अगर 0.5 से भी कम आ रहा है इसका मतलब रस को और गाढ़ा करना, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूं रस को गाढ़ा करें, रस को गाढ़ा करें या और बाहर से पेक्टिन लाके मिलाएं या पेक्टिन मिलाएं, ठीक है? नहीं तो इससे नहीं बनेगी, या तो उसमें और पेक्टिन मिलाओगे या उस रस को और गाढ़ा करना, समझ गए? तो अब आपके सामने ये पूरी की पूरी व्यवस्थित तरीके से टेबल आ चुकी है। तो इसमें हमें पता चल गया है कि क्या करना क्या नहीं करना। शाबाश, ये लो भाई, ये टेबल कोई छोटी चीज है क्या? नहीं है। ये एक बार बनाने के बाद इसको कोई नहीं बदल सकता, सही नहीं? क्योंकि ये परमानेंट बनती है लाइन। मेरे कहने का मतलब हमने उस रस के अंदर पेक्टिन की जांच कर ली और हमें ये पता चल गया कि इतनी इतनी जरूरत होती। अब आप लोग पेक्टिन टेस्ट में तो ये पॉइंट लिख देंगे अपन पेक्टिन टेस्ट के सामने कि पेक्टिन टेस्ट करने का एक तरीका तो क्या हुआ, अल्कोहल विधि, और एक क्या हुआ, जेल मीटर। जेल मीटर में ये रीडिंग आई, अल्कोहल में ये आई, तो इन दोनों से हमें आइडिया लग रहा है कि चीनी कितनी मिलानी है। तो 1 किलो रस के अंदर चीनी मिलाओ और फिर से पकाओ उसको। तो अब आपको क्या करना है, अब उसको वापस पकाना है। आपको क्या करोगे, पकाने को बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। वापस उसको बॉइल करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम उसका अंतिम बिंदु परीक्षण कर लेंगे। अंतिम बिंदु परीक्षण, ठीक है? अंतिम बिंदु परीक्षण करेंगे। उसके बाद में डिब्बों में भरना, आप डिब्बे में भरना और उसके बाद में भंडारण करना। डिब्बे में गरम गरम कोई भर देते हैं, गर्मा गर्म जो डिब्बे स्टेरिलाइज्ड कैन होते हैं उसके अंदर, और उसके बाद में ठंडा करके भंडारण कर देते हैं। अंतिम बिंदु परीक्षण के आगे आपको लिखना है जेम की तरह, जेम के जैसे। अंतिम बिंदु परीक्षण कैसे करेंगे? जेम के जैसे, यानी जेम के जैसे ही आपको अंतिम बिंदु परीक्षण करना है। टीएसएस को छोड़कर, टीएसएस को छोड़कर, यानी टीएसएस को छोड़ दो, क्योंकि इसमें टीएसएस कितना होता है, 65 डिग्री ब्रेक्स, पहले लिखा दिया मैंने। तो इसमें अंतिम बिंदु परीक्षण किसके जैसा होगा? सेम जेम के जैसा। रिफ्लेक्टोमीटर से तापमान कितना होगा, रिफ्लेक्टोमीटर से तो टीएसएस माप, तो उसमें 68 होगा और इसमें 65 होगा। तापमान थर्मामीटर से 105, बाकी सब टेस्ट 1.5 गुना वगैरह वो सब सेम रहेंगे। खाली आपको ये जेम के जैसे पता चल जाएगा क्या, और टीएसएस इसमें कितना रहेगा, 65, बस इतना लिखना आपको। तो उधर वाला छूट रहेगा। तो ये पेक्टिन परीक्षण कर लो। पेक्टिन परीक्षण के बाद में हमने चीनी मिलाई थी क्या? रुको, चीनी मिला के फिर पकाना था। चीनी मिलाने वाला पॉइंट लिखना जरूरी है ना भाई। उस उधर मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन उसको मिलाओ तो सही। हमें इसमें तो पता चला इतनी चीनी मिलानी है, तो इसके परीक्षण के बाद में फटाफट हम क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे। तो चीनी मिला करके फिर पकाना है, वो तो वैसे पका दोगे। चीनी मिलाना और फिर पकाना, लिखो ऐसे। गर्मी तुम्हें थोड़ी हो रही, तुम्हें नहीं हो, मेरे को ज्यादा हो रही। क्यों है कि भाई अध पके फल ही अच्छे रहते हैं, सही बताओ? देखो मैं बताऊं, ये कोई भी अमरूद का प्लांट है, ठीक है? इसके ऊपर अमरूद लगेंगे। अब ये इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, इन शाखाओं के ऊपर अमरूद लग रहे हैं, लेकिन अब ये पकेंगे। क्या होगा गाइस? ये अमरूद एकदम कच्चा है। कैसा है? ये अमरूद बिल्कुल कच्चा है। ये अमरूद थोड़ा सा मीडियम टाइप का है, हल्का पका हुआ है, और एक अमरूद जो है पूर्ण पका। 3 तरीके के अमरूद दिख रहे हैं क्या तुम्हें? तो अब देखो इधर, यहां पर अमरूद है अपरिपक्व। कैसा है? अपरिपक्व फल है। नंबर 1 केस, इन फलों को तोड़ो मत, पेड़ पे लगने दो, तो अब ये पकेंगे, समझ रहे हो? तो अब आएगा पका हुआ या अध पका। इसी पके हुए को आप अध पका कह सकते हो, ठीक है? ऐसे कैसे कह सकते हैं मैं अभी बता रहा हूं। अध पका, क्योंकि पके हुए से ज्यादा पका भी होता है, अधिक पका, ठीक है? अधिक पका हुआ, अधिक पका हुआ, इसको बोलते हैं ओवर राइप। क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं फर्मली राइप। इसी को आप फर्मली राइप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, फर्मली राइप या फर्म राइप। इसका मतलब है पका हुआ है लेकिन कठोर है। जो अगर आपने फल कच्चे काम में ले लिए, तो अब जब आप उनको काट करके उबालोगे ना, तो उनके अंदर जो पेक्टिन होता है फलों में, वो पेक्टिन प्रोटोपेक्टिन की फॉर्म में होता है। किसमें होता है? प्रोटोपेक्टिन। सबसे पहले अगर आपको याद रखना हो तो फल होते हैं ना, फल। ये टॉपिक ही पेक्टिन का चल रहा है, इसमें आप पेक्टिन लिख लेना। ये कैल्शियम पेक्टेट के रूप में कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस रूप में? कैल्शियम पेक्टेट। प्रश्न आता है कि भाई फलों में किस रूप में मिलेगा आपको, तो कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम पेक्टेट कोशिका भित्ति में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोटोपेक्टिन, जो कि नहीं लिखा, अब इसे कर रहा हूं इसको। प्रोटोपेक्टिन। अपरिपक्व फलों में पेक्टिन किस रूप में है? प्रोटोपेक्टिन है। कच्चे फलों में इस रूप में होता है। जैसे जैसे फल पकते हैं आपके, वैसे वैसे ये चेंज होता है। ये चेंज हो रहा है पेक्टिनिक एसिड के रूप में। ये है पेक्टिनिक एसिड। वास्तव में इसी को पेक्टिन कहते हैं, पेक्टिनिक एसिड को ही पेक्टिन कह रहा है।
उसके बाद में ये पेक्टिन चेंज हो जाता है पेक्टिक एसिड में, पेक्टिक अम्ल। अब हमारा प्रश्न अभी तक वही है कि ऐसा क्यों है कि हम लोग अधपके फलों को ही इसके लिए काम में लेते हैं, ये और ये वाले क्यों नहीं ले सकते। ये प्रोटोपेक्टिन जो होता है ना, ये जल में अघुलनशील, जल अघुलनशील, अघुलनशील। अगर आपने कच्चे फल काम में ले लिए तो जब आप पानी में उबालोगे तो उबलते समय पेक्टिन पानी में निकलेगा ही नहीं, तो आप छानोगे तो उसमें रस रस हो जाएगा, पेक्टिन नहीं आएगा, क्योंकि पेक्टिन घुलनशील ही नहीं। जैसे ही फल पकता है तो पेक्टिन प्रोटोपेक्टिन किसमें चेंज होता है, पेक्टिनिक एसिड में, और ये पेक्टिनिक एसिड जल घुलनशील, जल घुलनशील, जल घुलनशील। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप फल काम में ले रहे हो ये वाले, तो वो जो पेक्टिन है जो किस रूप में है, पेक्टिनिक एसिड के रूप में, ये पानी के अंदर निकल जाएगा, तो इसको छानोगे तो उस रस में आ जाएगा। अगर आपने ये फल भी काम में नहीं लिए तो ऐसे में ज्यादा पक जाएंगे फल, ज्यादा फल पकेंगे तो उसमें पेक्टिनिक एसिड किसमें चेंज हो जाएगा, पेक्टिक एसिड में, तो ये वापस आपका जल अघुलनशील है, जल में अघुलनशील या जल अघुलनशील, अघुलनशील, समझे बालक। तो ये फिर से अघुलनशील हो जाएगा। तो आप ज्यादा पके फल काम में ले रहे हो तो भी वो पेक्टिन काम का नहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए हम कौन सा फल काम में लेंगे, अधपका। तो ये वास्तव में पेक्टिन तो यही होता है, पेक्टिनिक एसिड। अब प्रश्न बड़े एग्जाम में यहां से बनता है कि प्रोटोपेक्टिन को पेक्टिनिक एसिड में कौन सा एंजाइम बदल रहा है, उसका नाम है प्रोटोपेक्टिनेज। कौन बदलेगा, तो प्रोटोपेक्टिनेज एंजाइम, प्रोटोपेक्टिनेज एंजाइम। जबकि पेक्टिनिक एसिड को पेक्टिक एसिड में कौन बदल रहा है, पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज। क्या नाम है, तो ऐसा है पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज, पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज। तो ये जो एंजाइम है इसको शॉर्टकट में बोलते हैं अपन PMA या PME, पेक्टिक मिथाइल एस्टरेज। ये एंजाइम इसको इधर से उधर बदलेगा, कोई छोटी बात है क्या। तो प्रोटोपेक्टिन कच्चे फलों में जैसे जैसे पकेगा पेक्टिनिक एसिड और पेक्टिक एसिड, ये आप लोगों को लिखना है, समझ में आ गया सबका आया। प्रश्न कैसे आ सकता है बताओ, कि प्रोटोपेक्टिन को पेक्टिनिक एसिड में कौन बदलता है, प्रोटोपेक्टिन। पेक्टिनिक एसिड को पेक्टिक एसिड में कौन बदलता है, पेक्टिक मिथाइल एसिड। लिखो इसको ऊपर ऊपर लिखना, पेक्टिन, उसमें लिख देना फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है, फलों में पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। फिर आपको ये रिएक्शन लिखने, सर आपको मारवाड़ी बोलना आती है, मैंने आवे मारवाड़ी बोल, सबने आवे मारवाड़ी। अब लिखो अन्य उत्पाद, जेली हो गए। अब आपको लिखना है अन्य उत्पाद, अन्य उत्पाद। अन्य उत्पाद में सबसे पहले लिखो स्क्वैश, एक उत्पाद लिखना। अब स्क्वैश मत लिखो, रुको, अभी इसमें लिखो मुरब्बा, अन्य उत्पादों में लिखो मुरब्बा। मुरब्बे में चलो आगे लिखो, मुरब्बे के आगे आपको लाइन लिखनी है, मुरब्बा आंवले से बनता है, वैसे तो किसी भी फल से बन सकता है लेकिन आंवले से सबसे अच्छा। तो मुरब्बे के आगे लिखो उपयुक्त फल, उपयुक्त फल है मुरब्बा में आंवला। सबसे अच्छा जो मुरब्बा बनता है वो आंवले का बनता है, तो सबसे अच्छा फल है आंवला, सबसे उपयुक्त फल। वैसे तो अदरक से भी बनता है, गाजर से भी बनता है, कई फलों से मुरब्बा बनाया जा सकता है। मुरब्बे में कुछ नहीं करना रहता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मुरब्बे में क्या करना रहता है, माना कि आंवले का बना रहे, तो आंवले को हम लोग अच्छे अच्छे इसमें मीडियम टाइप कठोर फल लेने रहते हैं। फलों को लेके 2 से 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए उबालते हैं, तो इसको ब्लांचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके बाद में हम किसी तीखे चम्मच से या किसी सुई से इसके ऊपर छेद करते हैं। छेद करने को बोलते हैं प्रिकिंग, क्या बोलते हैं, प्रिकिंग, फोर्किंग या प्रिकिंग। तो उसके ऊपर छेद करेंगे, गोदना उसको बोलते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको 2% चूने के पानी में या चूने के में फिटकरी के पानी में, नमक के पानी में हम उसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं उसको, या 10 घंटे के लिए कम से कम। उससे क्या उसका कसेलापन निकल जाता है। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, 2 विधियां इसको बनाने की, मुरब्बा बनाने की कितनी विधि। एक तो उस आंवले को चाशनी में डालते हैं। अब हम पहले तो पहली विधि की बात करेंगे, शॉर्ट में बताऊंगा, लिखना नहीं आपको चाशनी बनानी है, हल्की चाशनी। कैसे बनानी, हल्की चाशनी, जैसे 30 डिग्री ब्रिक्स की चाशनी बनाई। इस चाशनी के अंदर आपको वो आंवले डालने, आंवले डाल दिए। अब इसको आपको पकाना है, ठीक है, पकाते जाओ जब तक कि चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाए। कितनी गाढ़ी, 70 डिग्री ब्रिक्स। गाढ़ी चाशनी हो जाएगी, उसमें आंवले भी पड़े। अब उसको उतारो और ढक करके 24 घंटे के लिए रखो। कितनी देर के लिए, तो अब क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी, आंवले के अंदर का पानी उस चाशनी में निकलेगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। तो वो चाशनी 24 घंटे बाद वापस थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, ढीली चाशनी हो जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आप उस चाशनी को फिर से पकाएंगे, फिर से पका करके आप उसको कितने डिग्री ब्रिक्स लाएंगे, 70, और उसके बाद में आप उसको किसी ग्लास के जार वगैरह के अंदर भर देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, ये सिंपल तरीका। दूसरे तरीके वाली प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, परंतु उसमें हम चाशनी नहीं बनाते हैं, सीधे चीनी के अंदर उन आंवले को डालते हैं। हमने आंवले तैयार कर रखे हैं छेद करके। अब अपने क्या करना स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कोई भी बर्नी या कोई भी बर्तन है, इसके अंदर आपको आंवले लेने, ये ले लिए। अब माना कि जो भी आप चीनी ऐड करना चाहते हो उसको, उसका 1/3 भाग सीधा इसके ऊपर डालो। तो ये अपन ने रख दिया ऐसे, 24 घंटे के लिए रखेंगे इसको। तो 24 घंटे के लिए हम जब रखेंगे तो परासरण की क्रिया के फलस्वरूप आंवले के अंदर का पानी इस बाहर की तरफ निकलेगा और ये चीनी जो थी वो चाशनी में बदल जाएगी। 24 घंटे बाद में फलों को साइड में निकालेंगे और वो जो चाशनी यानी पानी निकला है उसके अंदर 1/3 चीनी और जो पड़ी थी अपने पास में उसको मिलाएंगे और पकाएंगे। उसको थोड़ी देर पकने देंगे, आंवले रखेंगे उसमें और वापस 24 घंटे के लिए उसको रख देंगे। अब वापस क्या होगा कि आंवले के अंदर का पानी फिर निकलेगा और अगले 24 घंटे के बाद, इसके बाद आपको फिर से आंवले को बाहर निकालना है
और वो जो चाशनी उसके अंदर बची हुई 1/3 जो चीनी की मात्रा है उसको भी उसके अंदर डालना है और फिर से उसको पकाना है। थोड़ी गाढ़ी होगी, फिर आंवले डाल दो उसमें, फिर लास्ट टाइम 24 घंटे के लिए और रखेंगे। अब आपके पास 24 घंटे के बाद में और चीनी तो है नहीं, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 तीन ही बार कर सकते हो आप किसी चीज का। उसके बाद में आप क्या करो, उसको बढ़िया से गाढ़ा करके 70 डिग्री ब्रिक्स तक आप उसको लाओ चाशनी को, और उसके बाद में उसको बर्नी के अंदर भर देते हैं। समझ गए तुम? दो तरीके हैं, इसमें टाइम ज्यादा लगता है लेकिन अच्छा मुरब्बा बनता है, इसमें टाइम कम लगता है। अब इसमें लाइन लिखो, एक मुरब्बे में लाइन लिखो। क्लास का टाइम थोड़ी हुआ, क्या टाइम 50 तक होगा। हाँ तो लाइन लिखो, आंवले का जो मुरब्बा बन रहा है उसमें लाइन लिखो, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, लिखो संपूर्ण फलों अथवा उनके टुकड़ों को, संपूर्ण फलों अथवा उनके टुकड़ों को गाढ़ी चाशनी में, गाढ़ी चाशनी में तब तक रखते हैं, तब तक रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक कि, जब तक कि वो, जब तक कि वो मुलायम व पारदर्शी ना हो जाए। मैंने बोला था, रिपीट करूंगा, संपूर्ण फल या उसके टुकड़ों को गाढ़ी चाशनी में तब तक रखते हैं जब तक कि वो मुलायम व पारदर्शी ना हो जाए। बस शॉर्ट में इतना ही लिखना। ये मैंने एक अच्छी परिभाषा लिखा दी। अब क्या करना आपको, अब इसमें लिखो कि आंवले में टीएसएस कितना होता है, ऐसा लिखो टीएसएस मुरब्बे में। तो मुरब्बे में टीएसएस 68 डिग्री ब्रिक्स, और फल कम से कम फल का भाग कितना होना चाहिए, तो बेटा फल का भाग इसके अंदर होना चाहिए 55%। तो ये सुपरवाइजर में पिछली बार भी आया शायद कि मुरब्बे में फल का भाग कितना होना चाहिए, तो 55%, और टीएसएस कितना होना चाहिए 68 डिग्री ब्रिक्स। तो ये हमने लिख लिया मुरब्बा, याद रह जाएगा 55 68। दूसरा लिखो, अब सेकंड एक पॉइंट तो लिखो, अब लिखो मार्मलेड। मुरब्बा हो गया, मुरब्बे की अंग्रेजी तो लिखी नहीं तुम, मुरब्बे को बोलते हैं प्रिजर्व, मुरब्बे को क्या बोलते हैं गाइस। अब दूसरा उत्पाद लिखना आपको मार्मलेड, ऐसे लिखो मार्मलेड, ठीक है मार्मलेड। इस मार्मलेड को आप जेली मार्मलेड बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जेली के जितना ही इसमें होता है मटेरियल। इस मार्मलेड को आप लोग बोलो जेली मार्मलेड, जेली मार्मलेड, जेली मार्मलेड, ठीक है। अब जेली मार्मलेड क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसके आगे लिखो उपयुक्त फल, मार्मलेड के आगे लिखो बेटा उपयुक्त फल। उपयुक्त फल बनता है संतरा, मैंडरीन। सबसे अच्छा मार्मलेड बनता है मैंडरीन का, संतरे का। उपयुक्त फल लिखो संतरा। अब इसमें शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं अपन, इसमें आपको क्या करना है, जैसे जेली बनाते हैं ना अपन, वही काम करना है। संतरे से रस निकालेंगे, रस में हम लोग चीनी डाल के पकाएंगे उसको, ठीक है। अब चीनी डाल के पकाएंगे, पकाएंगे जब गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर इस संतरे के छिलके हैं ना, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिला दो, थोड़ी देर बाद में डब्बे में भर दो। इसी को मार्मलेड कहते हैं। प्रश्न आता है कि कौन से उत्पाद में फलों के तैरते हुए छिलके देखने को मिलते हैं, तो लाइन लिख लो क्लास, लिखो यदि जेली में, यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को, यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को टुकड़ों में काट के मिला दिया जाता है, यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को टुकड़ों में काटकर मिला दिया जाता है, तो उसे मार्मलेड कहते हैं, तो उसे मार्मलेड कहते हैं। आपको तो सीधा याद रखना है कि छिलके किसमें पाएंगे जाएंगे, पाए जाएंगे, तो वो आपको करना है मार्मलेड। यदि जेली में नींबू वर्गीय फलों के छिलकों के टुकड़ों को काट के मिला देते हैं, तो वो क्या हुआ। अब इसमें आपको क्या करना, मार्मलेड कहलाता है। उसमें एक तो लिखो टीएसएस, क्योंकि हमने इसको जेली बोला है, तो जेली के जितना ही 65 डिग्री ब्रिक्स, और फल का भाग कितना है, तो फल का भाग है इसमें 45%। जेली के जैसा सेम है, जेली में भी तो यही था, जेली में था 65-45, इसमें भी 65-45। इसलिए मार्मलेड में आप याद रखना संतरे से बनेगा, छिलके पाए जाते हैं उसके अंदर, और टीएसएस और ये दोनों जेली के जैसे ही रहता है, इसलिए जेली मार्मलेड कह रहा हूं। क्या कोई छोटी बात है क्या है? इसमें यूं है कि अन्य उत्पादों के अंदर हमने काफी सारे उत्पाद तो पढ़ लिए थे। अब उसमें एक था कैंडी, आपको लिखना है कैंडीएस। कैंडी जो होता है या होती है, वो उसके लिए सबसे अच्छा फल होता है आंवला, उपयुक्त फल होता है आंवला, ठीक है। तो कैंडी के लिए जो सबसे अच्छा फल है वो है आंवला, और कैंडी के लिए जो सबसे अच्छी सब्जी है वो सब्जी होती है पेठा। पेठा को हम लोग बोलते हैं ऐश गार्ड, ऐश गार्ड, ठीक है। तो जो आंवले का, या जो आंवले से कैंडी बन गई, और जो आगरे का पेठा बनता है वो भी एक प्रकार की कैंडी होती है। तो आगरे का पेठा बनता है इस ऐश गार्ड से, ठीक है। तो आगरा का पेठा, आगरा का पेठा जो बनता है वो ऐश गार्ड से बनता है। ऐश गार्ड को वैक्स गार्ड भी कहते हैं, वैक्स गार्ड, ऐश गार्ड वैक्स गार्ड, ऐसा लिखना आप लोगों को। तो उपयुक्त फल तो हो गया ऐसे। अरे पंखा ऐसे कान पे लगाए, दिमाग नहीं है, थोड़ा दूर लगाए, हवा तो ढंग से आएगी, या तो आई नहीं कहते आन तो ये ले है भाई, कोई हवा है तो कम से कम
एक मैनर में आए तो पता ही चले कुछ। तो कैंडी जो है, कैंडी उसमें उपयुक्त फल तो है आंवला और सब्जी में है पेठा। तो पेठा को एश गार्ड या वेक्स गार्ड कहते हैं, एक ही बात है ये दोनों। तो आगरे का पेठा भी है कैंडी। तो कैंडी के अंदर जो टीएसएस होता है ना, टीएसएस, वो लगभग आपका जो है 70 से 75% होता है, या डिग्री ब्रिक्स। 70 से 75% इसके अंदर चीनी होती है या टीएसएस होती है, ये लिखना आप। अब अपन लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जैसे एक तो होता है टमाटर सॉस, टमाटर सॉस, और एक होता है टमाटर केचप। टमाटर सॉस, टमाटर केचप। टमाटर सॉस में और टमाटर केचप में 12वीं की किताब के अनुसार, जो 12th की बुक है उसके हिसाब से यूं एक सॉस जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, केचप थोड़ा गड्ढा होता है 12वीं किताब के अनुसार। सॉस के अंदर 15 से 16 डिग्री ब्रिक्स और इसमें लगभग 25 डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक है, कई किताबों में अलग अलग देर का, लेकिन 12वीं किताब के अनुसार लिख रहे हैं अपन, सुपरवाइजर में चलो आइए याद रख सकते। तो सॉस पतला, केचप थोड़ा गड्ढा, तो इसके अंदर 15-16 डिग्री ब्रिक्स, टीएसएस की बात हो रही है, टीएसएस। ठीक है, टीएसएस। तो ये इतना सा आपको लिखना है। तो हमने कल जो जेली पढ़ी थी, उस जेली बनाते समय कुछ कुछ दिक्कत भी आती है, तो वो अब आपको अब लिखनी है। कल हम लिख नहीं पाए थे, उसके पीछे कुछ कारण था, जैसे कि हमें भूल गए कि लिखना भी है। लिखो जेली निर्माण में कठिनाइयां। जेली बनाते हैं तो क्या क्या समस्या आती है, ये कुछ अन्य उत्पादन में लिखिए, आडी लाइन खींचो, लिखो जेली निर्माण में कठिनाइयां। कि जेली बनाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्या से भी प्रश्न आ सकता है। ऐसे लिखो जेली निर्माण में कठिनाइयां, जेली निर्माण में कठिनाइयां, जेली निर्माण में कठिनाइयां, जेली निर्माण में कठिनाइयां। ठीक है, तो जेली बनाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उनकी बात हो रही है। सबसे पहली इसमें प्रॉब्लम आती है, जेली नहीं जमती है। तो जेली का न जमना क्या हुआ, अब कहां से आ रहा हो तुम लोग। ऐसे लिखो जेली निर्माण में कठिनाइयां, जेली निर्माण में कठिनाइयां, जेली निर्माण में कठिनाइयां, जेली निर्माण, और सॉरी, दो बार लिख गई हूं। नहीं नहीं, मूड चेंज नहीं आता तुम्हारे लगने से क्या ही होता है? तुम्हारे लगने से कोई फर्क नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। लिखो इसमें जेली निर्माण में ये लिख रहा था, जेली का न जमना सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन ये बीच में ये ना डिस्टर्ब कर दिया। ये कौन है लेट है जो, वापस ऐसे लिखो, जेली का न जमना, जेली का न जमना, यानी कि जेली जम नहीं रही है, उसके पीछे क्या कारण है, यानी फेलियर टू सेट, फेलियर टू सेट, यानी कि जेली नहीं जम रही है, उसके पीछे कारण लिखा हुआ ना। तो सबसे पहले तो है पेक्टिन की कमी, अगर पेक्टिन कम है तो नहीं जमेगी, पेक्टिन की कमी, यानी कि पेक्टिन कम है तो दिक्कत। इसके अलावा चीनी की अधिकता, पेक्टिन की कमी और कभी कभी अम्ल की भी कमी, पेक्टिन की कमी, अम्ल की कमी, मुख्य रूप से आप लोग पेक्टिन की कमी याद रखना, और चीनी की अधिकता, चीनी की अधिकता। ठीक है, चीनी ज्यादा है, पेक्टिन कम है तो दिक्कत है, अधिकता। और कम या अधिक पकाना, या तो कम पका रहे हो या अधिक पका रहे हो, कम या अधिक पकाना, अधिक पकाना। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। सुपरवाइजर में भी आया हुआ पहले प्रश्न, और इस बार भी आ सकता है। तो पेक्टिन की कमी तो है ही है, और चीनी की अधिकता, ये दो ध्यान रखना। ठीक है, पेक्टिन की कमी, चीनी की अधिकता, बाकी एसिड की भी कमी होती है। अब एक होता है जेली रो रही है, जेली का रोना। जेली के रोने से तात्पर्य जेली पानी छोड़ती है अलग अलग। जैसे जेली को आपने किसी बर्तन में लिया तो जेली के चारों तरफ से पानी अलग जा रहा है, तो जब वो पानी छोड़ रही है इसका मतलब है जेली रो रही। यस, तो यहां लिखो जेली का रोना। ठीक है, जेली का, जेली का रोना उसको बोलते हैं विपिंग जेली। ऐसे लिखो विपिंग जेली, विपिंग, विपिंग जेली इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। इसको सिंड्रेसिस भी कहते हैं बहुत बार, सिंड्रेसिस, सिंड्रेसिस। तो अगर जेली रोती है स्टूडेंट्स, तो उसके पीछे कारण है मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब जेली नहीं जम रही ये भी एक काम है, तो काम की चीज है, लेकिन ये जेली रो रही थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो इसमें आपको लिखना है, एक अम्ल की अधिकता, अम्ल यानी खटास, अम्ल की अधिकता, अम्ल की अधिकता नंबर 1। दूसरा वापस पेक्टिन की कमी, यानी अपर्याप्त पेक्टिन, अपर्याप्त पेक्टिन, और चीनी की भी कमी। ऊपर चीनी की अधिकता थी, इसमें चीनी की कमी, चीनी की कमी। ऐसे लिखो चीनी की कमी। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट हो गए, एक तो एक अम्ल की अधिकता, एक अपर्याप्त पेक्टिन। तो ध्यान ये देना कि दोनों में ही पेक्टिन तो नहीं है, पेक्टिन इसमें भी कमी है, इसमें भी पेक्टिन की कमी। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पेक्टिन की कमी तो है नहीं। तो ये पेक्टिन की कमी वाला क्वेश्चन आया सुपरवाइजर 2000 में, ये आया एसीएफ के एग्जाम के अंदर। तो ये जेली का रोना ज्यादा कॉमन है एग्जाम में। तो एसिड ज्यादा है, अम्ल की अधिकता है, और एक है पेक्टिन की कमी। ऊपर भी पेक्टिन की कमी, लेकिन वहां चीनी ज्यादा है। हो गया। अब लिखो जेली, अगर आपने रस को ढंग से नहीं खाना है तो जेली अपने साफ सुथरी होनी चाहिए, पारदर्शी। कैसे होनी चाहिए,
जेली पारदर्शी होनी, क्योंकि उसके अंदर गुदा नहीं है, खाली रस रस और चीनी। तो आपको लिखना है जेली का अपारदर्शी होना, ठीक है, जेली का अपारदर्शी होना या अपारदर्शी जेली। देखो अपारदर्शी जेली, अपारदर्शी अपारदर्शी जेली जो होती है स्टूडेंट्स, उसको हम अलग अलग कहते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है फोगी जेली, फोगी जेली, या क्लाउडी जेली, क्लाउडी जेली, या इसको बोलते हैं अपन ओपेक जेली। ओपेक का मतलब होता है ट्रांस, जो अपारदर्शी उसको अंग्रेजी में ओपेक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें तो 2-3 पॉइंट ऐसे लिख लो। एक तो लिख लो रस का साफ ना होना, इसमें लिख लेना रस का साफ ना होना। मैंने सब पहले क्या था, रस का साफ ना होना, अपरिपक्व फलों का प्रयोग, कम या अधिक पकाना, इसमें भी एक कारण है कम या अधिक पकाना, कम या अधिक पकाना। तो ये अपने को जेली का रोना थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और बाकी कुछ खास नहीं, ठीक है। समझो दोनों में, ये दोनों खास है तो ये दोनों में पैक्टीन की कमी तो है ही, इसमें चीनी ज्यादा है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अम्ल की अधिकता है, ठीक है। अब ये जेली वगैरह हो गया था। अब कुछ आपको अन्य उत्पादों में एक टेबल बनानी है, हमने पहले बनवाई थी मैंने एक बार, वो पेय पदार्थ है, ठीक है, पेय पदार्थ। इधर तो आपको पेय पदार्थ की लिस्ट बनानी है, इधर लिखना पेय पदार्थ, इधर बीच में आप लोगों को लिखना है कि उसमें फल का भाग कितना होगा, फल भाग, और इधर आपको लिखना है कि उसमें टीएसएस कितना होगा, टोटल सोलुबल सॉलिड। टीएसएस को रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और फल भाग है और पेय पदार्थ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एग्जाम में आता है गाइस, वो आता है पानक। पानक का मतलब होता है स्क्विश, स्क्विश सबसे इंपॉर्टेंट हो गया स्क्विश, ठीक है, पानक या स्क्विश। तो इसके अंदर कम से कम 25% फल का भाग होना ही होना चाहिए, और 40 से 50 डिग्री ब्रिक्स जो है इसके अंदर टीएसएस होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 40 है, लेकिन 40 से 50 आ जाए तो 40 से 50 ही करना, तो ये 25 और 40 से 50, फल का भाग 25% होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अति महत्वपूर्ण। मैंने पिछले साल इसको लिखा था सुपरवाइजर 2025, तो ये सुपर चॉइस, तो सुपरवाइजर 2024 में आया था, ठीक है, कि पानक के अंदर कम से कम फल का भाग होना चाहिए 25%। इस बार भी वही आएगा जो मैं कह रहा हूँ। मुरब्बा आ सकता है, मुरब्बा, मुरब्बा नहीं होता मुरब्बा, उसमें होता है 55-68, कितना होता है, जेली भी आ सकता है 45%। चलो आगे बढ़ते जाओ। एक होता है बेटा कोर्डियल, क्या होता है, कोर्डियल होता है बिल्कुल साफ सुथरा ही पेय पदार्थ होता है कोर्डियल। कोर्डियल को एक शब्द का मतलब स्पार्कलिंग क्लियर, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग क्लियर यानी बिल्कुल साफ सुथरा। इसके अंदर 25% फलों का हिस्सा और 30 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस। तो एग्जाम में आने का एक तो पानक का सबसे चांस है, थोड़ा बहुत कोर्डियल का है, बाकी मैं अन्य उत्पाद दिख रहा हूँ इसके आगे। इसके आगे जो भी लिखूंगा वो एक्स्ट्रा, जैसे कि एक बनता है आरटीएस, आरटीएस उसको बोलते हैं रेडी टू सर्व, परोसने के लिए तैयार। आपके कॉपी में जगह बच जाए तो पानक के आगे एक लाइन बोल दूंगा, लिख लेना, ठीक है। पानक के आगे जगह बची हो तो, नहीं बची है तो कॉपी के ऊपर लिखना बात, पहले ये लिख लो। आरटीएस का मतलब रेडी टू सर्व, 10% और 10 डिग्री ब्रिक्स, 10-10, ठीक है। आरटीएस रेडी टू सर्व यानी परोसने के लिए तैयार पेय पदार्थ। इनमें से एक भी किण्वित नहीं है, ध्यान रखना, ये नॉन फर्मेंटेड जूस बेवरेजेस। एक होता है नेक्टर, नेक्टर, नेक्टर के अंदर होता है 20% और 15 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है ऐसे। एक होता है शरबत, शरबत के अंदर कोई फल का भाग नहीं होता, उसके अंदर टीएसएस होता है 65 डिग्री ब्रिक्स। और एक होता है प्राकृतिक रस, उसके अंदर रस ही रस होता है खाली, प्राकृतिक रस। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, है ना। तो प्राकृतिक रस कंटेन्स 100% फ्रूट, और इसमें टीएसएस वगैरह या चीनी नहीं होती। चलाएंगे एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोग चटनी और लिख लेना, चटनी, इसी के नीचे लिखना चटनी, समझे तुम लोग। चटनी पेय पदार्थ नहीं होता, वो तो चाटने के लिए चटनी चाटती जाती है। चटनी पेय पदार्थ में नहीं आता, लेकिन ऐसे लिखना आपको, चटनी 40-50, चटनी 40-50 कैसे याद रखोगे, हाँ बोलो चटनी 40 पदार्थ, 40-50, चटनी 40-50, तो चटनी से 40-50 याद रह जाएगा। एक बार प्री पीजी का एग्जाम आया तो चटनी 40-50, लेकिन चटनी 40-50 कब है, जब पहले फल दे रखा और बाद में टीएसएस है। उसमें पूछे थे क्रम से टीएसएस और फल का भाग बताओ, तो 50-40, तुम्हें से चटनी 40-50 नहीं करना, उल्टा करना है, सही है। ये लिख लिया सबने। जब हम लोग पानक बना देते हैं, पानक कैसे बनाते हैं, जैसे माना कि आपको पानक बनाना है, संतरे का बनाना है, आम का बनाना, अंगूर का बनाना, किसी का बन सकता है। इसमें पहला काम तो होता है कि फलों से रस को अलग करना। तो जूसर नहीं होता, जूसर, जूस पीने जाते हैं अपन, जूस निकालते हैं, उस तरीके से जूस अलग कर लेते हैं, फ्रूट का किसी का भी जूस निकाल लेते हैं, उसको छान लेते हैं। तो उसमें एक क्रिया तो होती है फल रस को अलग करना, तो रस को अलग कर ले। अब होता है चाशनी बनाना, तो रस हमने निकाल रखा, ढक रखा उसको, और हमारे पास में अब क्या है, चाशनी। चाशनी तैयार हो गई, अब दोनों को मिला लेते हैं, ये आपके तैयार हो गया क्या, पानक तैयार हो गया बस। अब इसमें लाइन है लिखने की, जब इसको प्रयोग करते हैं पानक को, तो 4 भाग तो मिलाते हैं पानी,
और एक भाग मिलाते हैं स्क्विश। क्या तुम समझे? 4 भाग पानी 1 भाग स्क्विश। तो लाइन लिखो तो लिख सकते हो कि 1 भाग स्क्विश में 4 भाग पानी मिलाया जाता है। 1 भाग स्क्विश में 4 भाग पानी मिलाया जाता है। 1 भाग स्क्विश में 4 भाग पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 1 भाग स्क्विश में 4 भाग पानी मिला के फिर उपयोग में लेते हैं इसको। एक आप लोग ऐसे नीचे नोट लगा के लाइन लिख लो। हमने जेली पढ़ी ना, जेली, जेली के बारे में एक पॉइंट और लिखना आप। तो जेली का पीएच और जेली का टीएसएस, ऐसे जनरल नॉलेज। जैसे जैसे जेली तैयार होती है वैसे वैसे उसका पीएच जो है इस तरीके से बदलाव। जैसे 3.0 पीएच है, इसका मतलब जेली का टीएसएस 60 डिग्री ब्रिक्स। 3.2 है, इसका मतलब 65 डिग्री ब्रिक्स। अगर 3.4 है, इसका मतलब है 70 डिग्री ब्रिक्स। तो जो अच्छी तैयार जेली होती है ना, उसका पीएच होता है 3.2 और 65 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस। ये पीएच होता है। एक तैयार और अच्छी जेली का पीएच 3.2 होता है और 65 डिग्री ब्रिक्स उसका टीएसएस होता है। उससे नीचे एक लाइन और लिखनी है आपको, ये लिख लो एक बार, जेली के बारे में है, जेली का पीएच। ऐसे लिख लो आप लोग, जेली का पीएच, ये जेली के बारे में है पॉइंट। तो एक अच्छी तैयार जेली का पीएच जो होता है वो होता है 3.2। ओके, अब नोट करके एक लाइन लिखो। कर लिया है इंपॉर्टेंट चरण। 2 पॉइंट जो हम हमेशा लिखाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है वो लिखना है आप। लिखो, भारत का राष्ट्रीय अचार नींबू का अचार। अपने भारत का जो राष्ट्रीय अचार है वो है लेमन या नींबू का अचार। ऐसे लिखो, नींबू का अचार। ठीक है, नींबू का अचार। और भारत में जो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अचार है वो आम का अचार। तो भारत के अंदर जो ज्यादा प्रचलित अचार है, प्रचलित अचार, वो अचार किसका है गाइस? वो है आम का अचार या कच्ची केरी, आम का अचार। तो अचार तो बहुत ही ऐतिहासिक काल से हम लोग अचार खाते हैं। अचार से भूख बढ़ती। और ऐसे लिखो, विश्व में प्रचलित अचार, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित अचार है खीरे का अचार। प्रचलित अचार है खीरे का अचार, खीरे का अचार। ठीक है, खीरे का अचार। क्या कोई खास बात है क्या? ऐसा अपने को ध्यान है। खीरे को सिरके के द्वारा भी परिरक्षित करते हैं, नमक के द्वारा भी करते हैं, चीनी के द्वारा भी करते हैं, तेल के द्वारा भी करते हैं। तो तेल के द्वारा मोस्ट कॉमनली हम लोग गाँव के अंदर करते हैं। ठीक है, समझिए। अब आपको वो एक जनरल नॉलेज के लिए लिखना है, मैं कह रहा हूँ जो, ऐसे लिखो, भंडारण। हम जब फलों को तोड़ते हैं और उसके बाद में हम जो भंडारण करते हैं, उस भंडारण में, फलों के भंडारण की बात हो रही है, फल सब्जियों को तोड़ने के बाद जो भंडारण करने की संरचनाएं होती है, संरचना, वो संरचनाएं कैसी होती है? 2 तरीके की होती है। भंडारण करने की जो संरचनाएं होती है वो 2 प्रकार की। एक तो होती है हाई कॉस्ट। कैसी होती है गाइस? हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर्स या हाई कॉस्ट स्टोरेज, स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसमें पैसा ज्यादा लगता है। हाई कॉस्ट यानी पैसे वाली, जिसमें पैसा लगता है, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बहुत पैसा लगता है। और एक होती है गाइस लो कॉस्ट, जिसमें पैसा कम लगता है, LOW, लो कॉस्ट स्टोरेज। लो कॉस्ट स्टोरेज, हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट। उनमें आप लोग अगर याद रखो तो एक याद रखना, जैसे हाई कॉस्ट में 3 प्रकार होते हैं अलग अलग। हाई कॉस्ट के अंदर एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जिस वातावरण को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें एक लाइन लिखनी है बाद में। दूसरा इसके अंदर होता है गाइस मॉडिफाइड, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक लिखते हैं वैसे तो, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर से ही है वो, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। ये ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे डब्ल्यू को बेच में बताया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें क्या जल्दी में याद रखो। एक होता है हाइपोबेरिक स्टोरेज, तीसरा होता है हाइपोबेरिक, हाइपोबेरिक स्टोरेज। हाइपोबेरिक का मतलब होता है जिसमें अधिक दबाव काम में आता है ना, अधिक दबाव, यानी कि हाई प्रेशर के अंदर उसको काम में हम लोग लेते हैं। ये 3 तरीके के स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें पैसा लगता है बहुत ज्यादा। तो उसमें एक ही याद रखना, ऊपर ऊपर वाला। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन तो रहती है कम और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसमें ज्यादा। सुन रहे हो? ये पॉइंट लिखना, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रहे हैं अपन, उसमें ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर फर्स्ट वाले, और वही याद रखना आप, ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। हाँ मतलब कम दाब, सॉरी कम दाब ही है इसमें, अधिक दाब लिख लिया क्या तुमने? अभी लिखा ही नहीं, सॉरी सॉरी। अरे यार आज क्या है, अरे हुआ यूं कि अभी जो चाय, चाय की सेटिंग नहीं बैठी अभी। हाँ, सबसे मुख्य कारण इसका यही है, मैं जैसे ही स्टाफ रूम के अंदर आया चाय ठंडी हो गई, और शाम के टाइम पे चाय तो भी नहीं बढ़ती नहीं। तो मैंने भाई जी को बोला क्लास से लेके आ रहा हूँ, तो चाय से भी बहुत फर्क पड़ता है। उनको पड़ता है जो रोज पीते हैं, नहीं पीते उनको पता नहीं चलेगा। जो पीते हैं उसको इसका महत्व पता है, नहीं पता तुम एक दिन चाय मत पियो सुबह, पीते ही नहीं, उनको क्या ही पता है। यहाँ तक डन। अब एक चीज बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट,
ये प्रश्न तो 4-5 बार अलग अलग एग्जाम में आ गया इसलिए लिखा है, लेकिन तुम्हारे सुपरवाइजर में आने के चांस बहुत कम। लो प्रेशर में क्या होता है कि कम दबाव के अंदर हम लोग फल सब्जियों को रखते हैं, इसमें ज्यादातर कट फ्लावर रखते हैं। क्या रखते हैं? कट फ्लावर, ऐसे लिख लो, कट फ्लावर का भंडारण। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है लो कॉस्ट स्टोरेज। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एक ही जो मैंने ऊपर लिख दिया। अलग अलग तरीके की भंडारण करने की संरचनाएं होती है, उसमें ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और ये हाइपोबैरिक का मतलब लो प्रेशर स्टोरेज। अब इसके अंदर ये लिख लिया सबने ऊपर वाला। अब आपको लो कॉस्ट में लिखना है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर ये इसके अंदर आएगा, जिसमें एनर्जी नहीं लगती है। देखो, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, ये लो कॉस्ट में जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। ये एक ऐसा जुगाड़ है जो खेत पे ही बनता है। खेत पे एक जुगाड़ सा बनाते हैं अपन, उसका फोटो बता रहा हूँ शॉर्ट में भी। सबने लिख लिया होगा। तो ये जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, ये सस्ती संरचना होती है, खेत के ऊपर बनाते हैं। एक कुंडी जैसा जुगाड़ होता है, कुछ नहीं होता। जरा मैं भी बताता हूँ, किसी की छूट रहा करो। हाँ लिखो, 10 सेकंड और है तुम्हारे पास। गाँव में पानी की कुंडी नहीं होती एक, वैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं भरना भी ध्यान रखना, जब तक कि मैं कहूँ नहीं तब। ईंट की एक दीवार बनेगी, ईंट की एक दीवार, ये ईंट की एक दीवार बना दी आप लोगों ने। ये एक दीवार है, एक दीवार और बनानी है इसके पास में, लेकिन दोनों दीवारों के बीच में थोड़ी जगह छोड़नी। ये ईंट की एक दीवार और बनाई इसके पास में, लेकिन उसके बीच में थोड़ी सी आपने जगह छोड़ रखी। मेरी बात को समझे तुम? ईंट की 2 दीवारें बना रखी, अंदर वाली दीवार एक 2.5 फीट हाइट, इतनी हाइट, कितनी हाइट? 2.5 फीट की हाइट तक आपको दीवार बनानी है, एक सिंगल ईंट वाली। बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है और वापस चारों तरफ बनानी। ये ज्यादा कोई बहुत लंबा नहीं है, लगभग 10 फीट लंबा, 3-4 फीट चौड़ाई रहती है। वो उसमें क्रेट आ जाते हैं, वो क्रेट्स होते हैं प्लास्टिक के क्रेट्स, फल सब्जियों को तोड़ते हैं। ये उन किसानों के लिए बनाते हैं जो रोज के रोज अपने उत्पाद को मंडी में नहीं देना इसका। तो उसमें क्या है कि लो टेम्परेचर रहता है, कैसे रहता है वो मैं बताता हूँ। इसका बना बनाया दिखा देता हूँ ताकि उसमें हम समय को बचा सकें। जीरो एनर्जी दो व्यक्तियों ने IARI नई दिल्ली में, IARI नई दिल्ली के अंदर 1971 में इसको विकसित किया। IARI नई दिल्ली, उसमें एक तो है डॉक्टर एस के रॉय और एक है उसमें डॉक्टर SR कुरडिया। डॉक्टर SR कुरडिया, कुरडिया, कुरडिया भी जाति होती है इसमें ना। तुम्हारे में से कौन है कुरडिया? कुरडिया एक जाति होती है, कौन जानता है? कभी नाम नहीं सुना तुमने? कौन होते हैं? ओबीसी जाट। हाँ तो कुरडिया जाट कभी तो और भी होती है इसमें, और नहीं है? ऊनिया नहीं, ऊनिया अलग है। ऊनिया तो होते हैं कुरडिया, कुरडिया, कुरडिया या कुरडिया की। हमारे एक सर थे, अभी हमारे एग्रीकल्चर में एडी थे, वो भी कुरडिया थे, इसलिए मुझे बताया हाँ ऐसा होता है। जातीय अनुच्छेद पता नहीं किसने बनाई, नहीं जातियों का सिस्टम भी बहुत इतिहास इसका बहुत पुराना है। तुम तो तुम्हारी खुद की जाति का इतिहास पढ़ना चाहिए, तुम्हारी हालत खराब हो। नहीं पता नहीं कहाँ से है, एक ही आदमी से सभी पैदा हुए हैं, ये एक ही आदमी से तो पूरी धरती के आए ये लोग। भाई सबसे पहले क्या, कुछ कुछ हजार साल पहले, 40-50 हजार साल पहले, लाख साल पहले, कुछ लोग अफ्रीका साइड में चले गए, कुछ यूरोप साइड में चले गए, कुछ एशिया के साइड में चले गए। तो उन्हीं को तो संतानें होती गई, फिर धीरे 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 धीरे। तो अफ्रीका वाले तो वैसे है तो अपने जैसे, लेकिन बदलाव है सब में, काले होते हैं वहां, यूरोप वाले गोरे, एशिया इधर अपने इधर से मिक्स। क्या मतलब जैसे वातावरण में वैसे हो गए। यूट्यूब के ऊपर ऐसी सुनो, यूट्यूब के ऊपर 10-10 घंटे की मूवी भी बनी, 10-10 20-20 घंटे की मूवी, उसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मानव का विकास, कैसे बदलाव आया।